आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्राकृतिक खेती से राज्य में आ रहा बड़ा बदलाव। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति ने हर पक्ष को सुना, अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रमाण पत्रों की होगी जांच और जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा फिटनेस टेस्ट। प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म। दर्शक निःशुल्क ले सकेंगे 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों का आनंद। और बुलंदशहर में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। प्रदेश सरकार हर स्तर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि तकनीक के माध्यम से सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने से ही उचित परिणाम मिल सकेंगे। किसान की उत्पादकता को बढ़ाना, लेकिन उसकी लागत को कम करना। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हजार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है, लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना, हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की कल दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। समिति को आगामी 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। बैठक के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस विषय पर हर पक्ष को सुना गया है। अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 26 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं और उस 26 बैठकों में तमाम जो माइनॉरिटीज की ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले और खुद जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनकी भी 5 बैठकें हुई है 5 दिन। अब विपक्ष उस पर लगातार दबाव डाल रहा है कि अभी इसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब हमें मैंडेट मिला है कि हम विंटर सेशन में इसको देंगे। तो हम तो स्पीकर साहब के मैंडेट के हिसाब से हमने रिपोर्ट्स में काफी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़क संपर्क प्रदान किया है। बिहार के गया में 3,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि बुद्ध सर्किट को 4 और 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राम जानकी सर्किट विकसित कर रही है। राम जानकी मार्ग जो है 5,000 करोड़ की लागत से 453 करोड़ का मार्ग राम जानकी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में 240 किलोमीटर 4 लेन राम जानकी मार्ग बन रहा है, जिसमें मेहराना घाट से सीवान होकर मसरत तक 3100 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 4 लेन का काम फरवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में किसानों को फॉस्फेटिक उर्वरक समय से उपलब्ध कराने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री शाही ने भारत सरकार की ओर से प्रदेश में प्राप्त की जा रही फॉस्फेटिक उर्वरक की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि नवंबर की 20 तारीख तक प्रदेश को फॉस्फेटिक उर्वरक की 160 रैक प्राप्त हुई हैं, जिसमें करीब 37,000 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक है। उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि अक्टूबर की अपेक्षा नवंबर माह में फॉस्फेटिक उर्वरक की आपूर्ति बढ़ गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि उर्वरक की प्रदेश में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो इसका भंडारण न करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए। ये परीक्षा पिछली अगस्त में संपन्न हुई थी। बोर्ड ने प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी कर दी है। एक रिपोर्ट। मेरिट के आधार पर आरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित पदों के मुकाबले 2.5 गुना यानी 1,74,316 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया गया है। ये चयनित अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि नागरिक पुलिस में आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए आयोजित इस लिखित परीक्षा में समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण की मेरिट में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों की जांच दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शक 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों का बिना कोई शुल्क दिए आनंद ले सकेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि वेव्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स की तुलना में अनूठा है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकें। आने वाले दिनों में भी हमारे यही प्रयास रहेगा कि जो हमारी लेगेसी है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको हम लोग और मजबूती से नए डोमेन में भी आगे बढ़ाएं। 28 नवंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के तहत 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को सम्मान मिल रहा है। गुजरात के गोधरा में हुई घटना पर बनी बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ये फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि वास्तविक सच को देश की जनता के सामने लाने का ये प्रयास सराहनीय है। फिल्म को कल प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने जिले में देखा। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना का ASI से सर्वे कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई है। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में कल देर रात एक ऑटो और कैंटर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी तीनों महिलाएं एक ही परिवार की थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऑटो में सवार लोग एक विवाह समारोह में हिस्सा लेकर अपने घर लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्राकृतिक खेती से राज्य में आ रहा बड़ा बदलाव। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति ने हर पक्ष को सुना, अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रमाण पत्रों की होगी जांच और जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा फिटनेस टेस्ट। प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म। दर्शक निःशुल्क ले सकेंगे 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों का आनंद। और बुलंदशहर में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।